हेलो, वेलकम, नमस्ते। बोला था ना पिछली बार कि अभी तो बहुत सारी बातें करनी बाकी, तो मैं वही बातें लेके आपके पास वापस आई हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था हमने, आज मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ। इसलिए बहुत लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से अभी हम शुरू करते हैं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, उनसे थोड़े से बड़े होते हैं मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स में ये होता है कि होते ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही है, लेकिन इनका काम है कुछ टाइप की एबिलिटी जो होती है वो एक्सप्रेस करना, शायद किसी की इजाज़त एक्सप्रेस करना, कोई पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करना, ऐसी सब चीज़ें मोडाल वर्ब्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे कि वुड है या मस्ट है या मे है या माइट है, ये सब मोडाल वर्ब्स हैं। आई मस्ट गो टू द डॉक्टर, यानी कि मुझे जाना चाहिए, तो मस्ट का काम वो है। वैसे ही आई वुड रियली लाइक इट इफ यू कम। अब यहाँ पे आप विल भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप एक ही मोडाल वर्ब आप डाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। पर वुड डालने से क्या होता है कि पता चलता है कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप आएंगे तो। आई वुड रियली लाइक इट। विल जब मैं बोलती हूँ ना, तो मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा ही। और जब मैं वुड बोलती हूँ तो मैं पॉसिबिलिटी की तरफ बोल रही हूँ, अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये फर्क है। इसीलिए मोडाल वर्ब्स का यूज करना भी इम्पोर्टेंट है और उनको सही तरीके से यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर अगर आपको ये कैटेगरी समझ आ जाती है ऑक्सिलरी वर्ब्स और मोडाल वर्ब्स की, तो आपका आधा काम हो गया, क्योंकि बाकी सारे तो बहुत ही इजी है, ये दोनों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं हम स्टेटिव, यानी कि ऐसे वर्ब्स जो कि आपके माइंड का कोई स्टेट दिखा सके या उसके बारे में बता सके। जैसे आपका कोई थॉट, जैसे आपकी कोई फीलिंग, कोई इमोशन या कोई टाइप का मेजरमेंट अगर बताना है, कोई टाइप का रिलेशनशिप बताना है, कोई सेंस बताना है, तो वो सारे वर्ब्स जो होते हैं ना वो स्टेटिव होते हैं। जैसे कि डिसएग्री करना, अग्री या डिसएग्री करना, ये एक्शन नहीं है क्योंकि ये हो नहीं रहा है आपके सामने। पर अग्री और डिसएग्री करना आपके अंदर से आ रहा है। आप किसी के साथ अग्री कर सकते हैं, आप किसी के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, पर वो जो डिसएग्री है ना वो आपका स्टेट ऑफ माइंड है। तो जॉन डिसएग्रीज विद एना, तो डिसएग्री हमारे स्टेट ऑफ माइंड है, इसीलिए उसको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। शी वांटेड अनदर ओपिनियन, उन्हें चाहिए था, तो ये जो चाहना है वो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है। ये ऐसी चीज है जो मैं चाहती हूँ, मुझे फील हो रही है कि मुझे चाहिए, तो वो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, इसीलिए वो हो जाता है स्टेटिव वर्ब। उसी तरीके से आते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी चीट शीट भी है। उसका रीजन है, अगर आपको अपनी इंग्लिश में वोकैब्युलरी को इम्प्रूव करना है तो आपको फ्रेजल वर्ब्स यूज करने चाहिए। और मैं आपको गारंटी देके बोलती हूँ कि आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे। अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आपने कभी बोला है आई एम ड्रेसिंग अप, या मैं ड्रेस अप करके जा रही हूँ? क्या आपने कभी बोला है वेक अप एट 5 AM? अगर आपने कभी बोला है गेट ऑन द बस, गेट ऑन द ट्रेन, गेट अप एट 5 AM, अगर आपने ये सब यूज किए हैं तो आप ऑलरेडी फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं। क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स कुछ नहीं होता है, एक ग्रुप होता है। हम ये यूज करते हैं क्योंकि हमें आदत है यूज करने की, हमें बस पता नहीं था कि इसको फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब मैं किसी वर्ब को ग्रामर के किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ देती हूँ और उसको साथ में बोलती हूँ एक मीनिंग इंटेंड करने के लिए, तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। हो सकता है कि वो वर्ब का मतलब अलग से कुछ और हो, जैसे कि अगर लुकिंग वर्ड है कोई जो कि मेरा वर्ब है, तो लुक करने का मतलब क्या है? देखना। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ लुकिंग फॉरवर्ड, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, तो उसका मतलब ये नहीं कि आगे देखना, उसका मतलब है कि वो चाहती है आपसे मिलना और वो वेट कर रही है कि कब मिलेंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड जब मैं साथ में बोलती हूँ तो उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वैसे ही ड्रेस का मतलब क्या होता है? कपड़े, कोई टाइप का कपड़ा। ड्रेस अप का मतलब होता है रेडी होना। गेट का मतलब क्या होता है? कुछ लेना, कुछ मिलना। पर गेट अप का मतलब क्या होता है? उठना। तो ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, इनका मीनिंग एक्चुअल वर्ब से थोड़ा सा अलग होता है, इंटेंडेड मीनिंग कुछ अलग होता है। और ये सारे वर्ड्स आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे, मैंने सिर्फ बता दिया, मैंने सिर्फ पॉइंट कर दिया है आपके लिए। मतलब
अगर आज भी जाके आप इंटरनेट पे भी ढूंढेंगे फ्रेजल वर्ब्स तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी और उसमें से बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होंगे जो कि आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे। तो फिर आपका काम है कि उनको और यूज कीजिए ताकि आपका इंग्लिश और अच्छा हो जाए। और अब बात करते हैं एक लास्ट टाइप के वर्ब की, जो कि है इर्रेगुलर वर्ब। अब ये इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है? इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं कि जिनके पीछे कोई सफिक्स नहीं ऐड होता है, यानी कि जब मुझे उसका फॉर्म चेंज करना है, क्या होता है ना कि वर्ब्स के भी फॉर्म्स होते हैं, 2-3 फॉर्म्स तो कॉमन है, वर्ब्स के 4 और 5 फॉर्म्स भी कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कोई वर्ब है तो उसके पीछे मैं ed लगा सकती हूँ, उसके पीछे मैं ing लगा सकती हूँ। जब मुझे टेंसेस की बात करनी होती है तब मैं उनके फॉर्म्स चेंज कर देती हूँ। कॉमनली सारे वर्ब्स के 3 फॉर्म्स तो होते ही हैं। तो ये इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं कि जिनके पीछे मैं ed नहीं लगा सकती या ing उनके साथ सेट नहीं होता है, उनका जो वर्ब है वो फॉर्म चेंज नहीं कर पाता है। तो जैसे कि टेक है तो वो बन जाता है टुक और टेकन, टेक्ड नहीं बोलते हैं हम उसको, वो गलत है। या सी है तो वो सॉ हो जाता है, सीड नहीं होता है। वैसे ही फील है वो फेल्ट हो जाता है, फील हो जाता है। तो ये जो है ना वो फील्ड नहीं होता है क्योंकि वो तो वर्ड ही अलग है। तो जिन वर्ब्स के पीछे हम ये ed फॉर्म नहीं लगाते हैं उनका थर्ड फॉर्म भी चेंज हो जाता है, उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। आपको ये पता इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि जब आप टेंसेस सीखेंगे ना मेरे साथ तब आपको ये वर्ब्स बहुत काम आएंगे। क्योंकि रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट ed लगा सकते हो उसके पीछे, पर इरेगुलर वर्ब्स को याद रखना बहुत ही जरूरी है जब तक हमारा माइंड ट्रेन नहीं हो जाता है, इसीलिए ये काफी जरूरी है। अगर आपको वर्ब्स का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया है तो अब बात करते हैं एक लास्ट चीज की, जो कि है ऑब्जेक्ट। अब आपको इतना तो समझ आ ही गया है कि सेंटेंस में 3 पार्ट्स थे, सब्जेक्ट की बात हो गई, वर्ब की हो गई, तो अब तो ऑब्जेक्ट ही आया, यानी कि सेंटेंस का जो हिस्सा बच गया ना वो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या था? जो एक्शन कर रहा था। वर्ब था एक्शन खुद, और ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो ही, पर कई सारी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि वर्ब डायरेक्टली उसके ऊपर असर कर रहा है, और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी वर्ब में दिखाया था ना कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो डिपेंडेंट नहीं होते। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जो सेंटेंस का हिस्सा जरूर है पर वो वर्ब्स का असर उनके ऊपर इतना नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। और कुछ सेंटेंसेस ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें ऑब्जेक्ट्स हो ही नहीं। तो अगर आपका सेंटेंस है आई लव चॉकलेट्स, तो आई लव, आई तो हुआ सब्जेक्ट, लव हो गया वर्ब, और क्या पसंद है मुझे? चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे हमने सब्जेक्ट में किया था ना कि सब्जेक्ट के साथ उसकी इंफॉर्मेशन अगर दी हुई है तो वो भी हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट में भी है। वी सॉ द मैन हुज हाउस माई ब्रदर बिल्ट। मेरे लिए उस आदमी का नाम नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका घर मेरे भाई ने बनाया था, तो मेरे लिए वही उसका आइडेंटिटी है। तो वो पूरा पार्ट जो मैन है और मैन को डिस्क्राइब करने के लिए जो मैंने इंफॉर्मेशन दी वो मेरा ऑब्जेक्ट है। सेम जैसे सब्जेक्ट में किया था वही लॉजिक ऑब्जेक्ट में भी अप्लाई होता है। और एक सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ में भी आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला अगर आई गेव द चॉकलेट्स टू लूसी, तो गेव के साथ चॉकलेट डालना पड़ेगा, क्योंकि आई गेव बोलूंगी तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। दिया पर क्या दिया, कोई भी सवाल करेगा। तो आई गेव द चॉकलेट, तो चॉकलेट जो है वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर किसको दी वो बताना जरूरी नहीं है। बताया तो भी ठीक है, नहीं बताया तो भी ठीक है। तो इसीलिए लूसी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। वैसे ही आई मेड माई फ्रेंड सम कॉफी, तो कॉफी जो है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में पहले डायरेक्ट है और फिर ही इनडायरेक्ट है। मेड मतलब क्या? मैंने बनाया, पर क्या बनाया? कॉफी बनाई। किसके लिए बनाई? फ्रेंड के लिए बनाई। किसके लिए बनाई अगर मैं नहीं भी बोलूंगी तो भी चल जाएगा, पर क्या बनाया ये तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। इसलिए जो सम कॉफी है ना वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपको इतना क्लियर है तो अब आपको ये समझना चाहिए कि सेंटेंसेस किस तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना वो कई सारे मेथड्स एक्सेप्टेड है
ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करके ही बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, कुछ सेंटेंसेस होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, कुछ होती है जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता है, सिर्फ गो ये भी एक सेंटेंस है, लीव ये भी एक सेंटेंस है, तो ये तो वर्ब है। तो ये भी पॉसिबल है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कॉम्बिनेशन की थोड़ी अदला बदली कर देते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो आपके वर्ब को लास्ट में लेके जाओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कर दो, वो भी पॉसिबल है। वर्ब को पहले लेके आओ, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर दो, वो भी पॉसिबल है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे एक्टिव से अगर पैसिव में करते हैं, ये एक तरीका है सेंटेंसेस को चेंज करने का। अगर वो करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट लास्ट में आता है, तो ये भी पॉसिबल है। और ये सब कुछ एक्सेप्टेड है इंग्लिश में। इंग्लिश एक ऐसा स्पेस है जहां पे आप चाहे उतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वेट मत कीजिए और एक्सपेरिमेंट करते जाइए। तो आइडियल जो है ना वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये बात सच है, लेकिन आप और भी ऑर्डर्स फॉलो कर सकते हैं। और कुछ सेंटेंसेस तो ऐसी होती है जो कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करती है पर फिर भी ग्रामेटिकली सही होती है, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे माई फ्रेंड्स एंजॉयड टाइटैनिक, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, एंजॉयड वर्ब है, टाइटैनिक ऑब्जेक्ट है, इतना माइंड में रख के चलिएगा। अब इसी सेंटेंस को मैं बदलती जाती हूँ, टाइटैनिक वॉज एंजॉयड बाय माई फ्रेंड्स। तो अब मैंने इसको एक्टिव से पैसिव कर दिया। टाइटैनिक जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसको मैंने पहले डाल दिया, एंजॉय तो मेरा वर्ब है ही, और बाय माई फ्रेंड्स जो मेरा सब्जेक्ट था उसको मैंने ऑब्जेक्ट की तरफ डाल दिया, तो ये भी पॉसिबल है। फिर मैं टाइटैनिक की डिटेल्स भी ऐड कर देती हूँ। टाइटैनिक विच इज अ मूवी वेल नोन टू टेल द रियल स्टोरी ऑफ द शिप वॉज एंजॉयड बाय माई फ्रेंड्स, यानी कि टाइटैनिक के साथ जितनी डिटेल्स ऐड की वो भी तो सब्जेक्ट हो गई। और अगर मैं टाइटैनिक को ऑब्जेक्ट समझूं तो वो भी हो गया, क्योंकि टाइटैनिक तो मूवी है, तो मूवी तो कैसे मैं सब्जेक्ट कंसिडर करूं। तो शायद टाइटैनिक मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का डिटेल है, उसके बाद वर्ब है, और उसके बाद जिसने ये एक्शन किया एंजॉय करने का वो है मेरा सब्जेक्ट, तो ये भी तो मेरी पॉसिबिलिटी है। और फिर एक और सेंटेंस है, देयर इज अ जनरल अग्रीमेंट दैट टाइटैनिक which is a movie well known to tell the real story of the ship was enjoyed by my friends। तो ये भी तो अग्रीमेंट है, यानी कि ये तो कोई ऑर्डर फॉलो कर ही नहीं रहा है, इसमें तो देयर इज अ जनरल अग्रीमेंट और आ गया। तो पर फिर भी ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप माइंड में एक ऑर्डर सेट करके चलो और हर सेंटेंस बोलने से पहले सोचते रहो कि मैंने सब्जेक्ट डाला, वर्ब डाला, ऑब्जेक्ट डाला या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एक बार आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो नेचुरली आप इसी ऑर्डर को फॉलो करने लग जाएंगे, और जो ऑर्डर कहीं और सुनेंगे शायद वो भी फॉलो करें। तो आज की क्लास के लिए मैंने आपके लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें क्लियर कर ली है, एंड आई होप आपको समझ आ गई है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है और आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस है, शायद आप ट्राई करें और आप कुछ और जानना चाहें, तो आपको पता है आपको कहाँ आना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलने वाली हूँ एक और टॉपिक लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इम्पॉर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि आपकी सेंटेंस सही होती है या नहीं ग्रामेटिकली, ये जानने के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पर इसके बारे में बात करूंगी अगली क्लास में। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।